नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। सबसे पहले बात हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर हरिद्वार कुंभ के लिए सरकार ने जारी की अधिसूचना। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा हरिद्वार महाकुंभ। 12, 14 और 27 अप्रैल को होंगे 3 शाही श्रद्धालुओं का शाही स्नान। श्रद्धालुओं को अपनी कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है, यानी अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो कोरोना रिपोर्ट जरूरी है। सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा। तो हरिद्वार कुंभ के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा हरिद्वार में महाकुंभ का मेला। 12, 14 और 27 अप्रैल को होंगे शाही स्नान, यानी 3 शाही स्नान होंगे। श्रद्धालुओं को अपनी कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। राज्य केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो एसओपी जारी किया गया था उससे पालन करना जरूरी होगा। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगेगा। पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन इस बीच कोरोना संकट को लेकर सीधे सीधे श्रद्धालुओं से यह कह दिया गया है कि आपको कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लेकर वहां पहुंचना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप हरिद्वार कुंभ में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है जानकारी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरिद्वार में महाकुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हरिद्वार को पूरी तरीके से सजा दिया गया है, लेकिन इस बीच एसओपी पालन करना होगा। सुमित सैनी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन पर। सुमित, क्या कुछ नियम कायदे बताए गए हैं? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने साफ तौर पे आज निर्देश दिया है कि जिनको कुंभ में आना होगा उनको नेगेटिव कोरोना की आरटीपीसीआर की नेगेटिव 72 घंटे की रिपोर्ट लेके आनी होगी, तभी वो हरिद्वार में आ सकते हैं, महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। उसके अलावा दूसरा भी ऑप्शन है, अगर उन्होंने जो कोरोना की जो वैक्सीन ली हुई है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो उनको आने दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण ली थी, उसके बाद वो हरिद्वार में पहुंचे थे शाही स्नान कुंभ में शिवरात्रि के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक आदेश जारी किया था कि कुंभ में जो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं, सबको आने दिया जाएगा। भव्य तरह से मिलेगा, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी। और हालांकि जो कोरोना के गाइडलाइन है उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन आज हाईकोर्ट के जो फैसले ने उनके जो आदेश को भी गलत साबित कर दिया। और कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना के जो संक्रमण लगातार अब बढ़ता जा रहा है, जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है, उसके तहत लगातार उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में लगातार कोरोना की पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हरिद्वार में आने वाला जो कुंभ को देखते हुए जो हाईकोर्ट का जो आदेश हुआ है, अब जल्द ही इसकी 1-2 दिन के अंदर ही इसकी कुंभ के लिए अलग से एसओपी जारी कर दी जाएगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। और हालांकि जो यहाँ पर जो कोविड को लेकर जो टेस्टिंग भी बढ़ाने की बात की है सरकार ने, मुख्य सचिव के द्वारा यहाँ पर। सुमित, अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि करोड़ों लोग वहां पर आएंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, देशी से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं हरिद्वार कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो इतने बड़े पैमाने पर जो जांच होगी वो किस तरीके से वहां पर तैयारी है? तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, हरिद्वार कुंभ से जुड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, यानी कि हरिद्वार कुंभ में अगर आप जाना चाहते हैं तो कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद ही जरूरी है। हरिद्वार कुंभ के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला। हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अपना कोरोना टेस्ट जरूरी है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी है। सीएम तीरथ के ऐलान को हाईकोर्ट ने गलत बताया है। तो हरिद्वार कुंभ में अगर आप जाना चाहते हैं तो कोरोना टेस्ट जरूरी है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी है, तभी आप पहुंच पाएंगे, यानी आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। तो हरिद्वार कुंभ के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला। अगर आप कुंभ में शामिल होना चाहते हैं तो कोरोना जांच जरूरी है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर जब आप पहुंचेंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। सीएम तीरथ के ऐलान को हाईकोर्ट ने गलत बताया है, यानी कि सीएम तीरथ
ने सीधे सीधे कह दिया था साधु संतों के अपील पर कि कोई भी लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी। गौरतलब है कि आस्था के इस महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल होते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और इस महाकुंभ को लेकर एक विशेष तैयारी की गई है। पूरे उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो हर किसी के जहन में इस वक्त उत्साह है और पूरे लोक संस्कृति को दर्शाया गया है। उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। उत्तराखंड खासकर हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि कोरोना में कैसे सफल होगा। करोड़ों लोग वहां पर पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, इतने सारे लोग, कोरोना टेस्ट, क्या कोरोना टेस्ट की व्यवस्था वहां पर इतने सुदृढ़ हो पाएंगे? बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आप नहीं पहुंच पाएंगे। तमाम साधु संतों के वहां पर कैंप लगे हैं, लेकिन संभवतः साधु संतों का यही कहना है कि जो रिपोर्ट है वो आखिरकार कहां से लाया जाए या फिर कहां पर जांच करवाया जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के केस में आया जबरदस्त उछाल, यानी प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 200 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 1115 कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कि एक्टिव है। हरिद्वार में 71, देहरादून में 63, नैनीताल में 22 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 1706 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, हरिद्वार में 71 आज नए मामले सामने आए हैं। 1706 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना से। उत्तराखंड में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये एक चिंता का विषय है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 200 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के 1115 कोरोना के एक्टिव केस पाए गए हैं और ऐसे में हरिद्वार में 71, देहरादून में 63, नैनीताल में 22 नए केस पाए गए हैं, जो चिंता का विषय बन गया है। कोरोना से अब तक 1706 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे देश भर की बात कर ली जाए तो लगातार कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। ऐसे में उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और लेकिन इस बीच कोरोना ने जबरदस्त दस्तक दिया है। उछाल देखने को मिल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज यानी 200 नए केस सामने आए हैं अलग अलग जगहों से। खासकर हरिद्वार की बात कर ली जाए, वहां पर 63 नए केस सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या 1700 के पार चली गई है और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और देहरादून से खबर, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के 4 सदस्य भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। हरीश रावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एक बार आपको फिर से बता दें, कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके परिवार के 4 और सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मैं पॉजिटिव पाया गया हूं। मेरे परिवार के एक साथ 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये ट्वीट करके जानकारी दी है हरीश रावत ने। आज दोपहर तक जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी कृपया करके अपनी जांच करवा लें, क्योंकि यह सावधानी बहुत ही आवश्यक है। तो हरीश रावत जो कि पूर्व सीएम हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने टेस्ट करवा लिया, टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मैं पॉजिटिव पाया हूं और मेरे परिवार के 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दोपहर तक जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया अपनी जांच करवा लें, क्योंकि यह सावधानी आवश्यक है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के आज बीजेपी कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा, यानी उम्मीद की जा रही है बीजेपी के दिवंगत सुरेंद्र जीना के भाई पर लगा सकती है दौड़। केंद्रीय मंत्री को 6 नामों का पैनल भेजा गया है, जिसमें एक नाम पर मुहर लगेगी और संभवतः उम्मीद की जा रही है कि आज एक नाम पर मुहर लग सकती है। एक बार आपको फिर से बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी बहुत ही जल्द अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान करने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो 6 प्रत्याशी के नाम भेजे गए हैं केंद्रीय नेतृत्व को, जिसमें एक पर आज मुहर लग सकती है। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट खूबसूरती के लिहाज से जितनी आकर्षक है, राजनीतिक रूप से उतनी ही जटिल भी। इस पहाड़ी क्षेत्र में सरल स्वभाव के लोगों को प्रतिनिधित्व के रूप में तेज तर्रार नेता ही पसंद है। पिछले चुनाव के परिणाम यह कहने के लिए काफी हैं कि सल्ट विधानसभा सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए
चुनौतीपूर्ण नहीं है। दोनों ही नेता यहां के मतदाताओं ने बराबर उनको मौका दिया है। राज्य बनने से लेकर अभी तक इस सीट पर 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। अब लड़ाई तीसरी बार सीट पर कब्जा जमाने की है। 2 मई को इसका भी फैसला हो जाएगा। सूबे में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सल्ट विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अहम हो गई है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के असामयिक निधन से खाली सीट पर दोनों पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। प्रदेश के दोनों सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर चुके हैं। साथ ही उपचुनाव में कब्जा जमाना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। सरकार में तीरथ सिंह रावत और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दोनों नवनियुक्त मुखियाओं के लिए ये उपचुनाव एक ऐसी परीक्षा होगी जिसमें किंतु परंतु के लिए कोई स्पेस नहीं बचता। उन्हें हर हाल में पास होना ही होगा। हमारी रीढ़ की हड्डी होता है हमारा संगठन और कार्यकर्ता। निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है चुनाव के लिए और संगठन के कामों के लिए। सल्ट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है 100% है। तो कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। देखिए 4 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम किए हैं और जिस प्रकार से सड़क हो, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सभी दिशाओं में काम हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है। विकास के आधार पर सल्ट की जो जनता है, महान जनता, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। 2017 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि सल्ट उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पिछले 4 साल में महंगाई और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, इससे जनता परेशान है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पैतृक गांव भी सल्ट की विधानसभा से ही लगा हुआ है। ऐसे में हरीश रावत के लिए चुनाव जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और निश्चित रूप से सल्ट के इस उपचुनाव को कांग्रेस जीतने का काम करेगी। प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, हम उस दौर से गुजर रहे हैं और शीघ्र जो है हम प्रत्याशी की घोषणा करने का काम करेंगे। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि जीना परिवार 15 साल से वहां पर। हम 100% जो है जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने आप को मजबूत दावेदार बता रहे हैं, लेकिन 2022 में पहाड़ चढ़ने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी फिलहाल इस चुनाव में ताल नहीं ठोक रही है। आपका मानना है कि एक सीट से नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो सकता? ये देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में चल रहा है, एक प्रत्याशी खड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। हम सत्ता को ही परिवर्तन करना चाहते हैं, पूरे जोर शोर से ये चाहते हैं कि पूरी सत्ता ही परिवर्तन हो, और बाकी एक विधायक खड़ा करके जिता लेने से सत्ता का परिवर्तन नहीं हो सकता। 2017 में मोदी लहर से भारी बहुमत से जीती बीजेपी के लिए यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां विपक्ष पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमलावर था, ऐसे में गढ़वाल से सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का मुद्दा भी इस चुनाव में असर डाल सकते हैं। महीने भर दूर खड़ा सल्ट का उपचुनाव कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर 1 साल बच गया है, जिसके बाद सीएम तीरथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए यह चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा कि सीएम तीरथ इस परीक्षा में पास होंगे या फिर चुनावों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देहरादून से खबर है, जहां केजरीवाल अभियान के तहत लोग आपसे जुड़े। 1.5 महीने में 3,06,000 आपके नए सदस्य बने हैं। आप कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। अब घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में 3 महीने से जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत लाखों लोग जुड़े हैं। ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यालय में दी है प्रेस को बुलाकर। 1.5 महीने में 3,06,000 आपके नए सदस्य बने हैं। आप कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। 6,882 लोगों ने सदस्यता ली है। ये सारे एक्टिव कार्यकर्ता हमने जोड़े। अगला नेक्स्ट हमारी सदस्यता देने का, आम जनता के साथ हर घर तक पहुंचने का फिर दूसरा लक्ष्य आगे चालू होगा कुछ टाइम। क्या मानते हैं कि 45 दिनों में आपने जो 3 लाख से अधिक जो आपके वोलेंटियर अपने साथ जोड़े हैं, इससे आपको आम आदमी पार्टी को 2022 के चुनाव के लिए क्या बल मिलेगा, क्या उम्मीदें आपकी?
ये देखिए, जो हमारा लक्ष्य था, हमें हाईकमांड ने अरविंद केजरीवाल जी ने 45 दिन में 1 लाख एक्टिव सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया था, वो कुछ दिनों में पूरा हो गया था। मेरे ख्याल उसमें तो 15 दिन भी नहीं लगे, 15 दिन के अंदर ही हो गया था। और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बैरागी कैंप में आग लग गई है। आपको बता दें कि बैरागी कैंप में आग लगी है। बैरागी अखाड़े के लगाए गए तंबू में ये आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर बैरागी कैंप में आग लग गई है। दमकल की टीम को जब जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरिद्वार कुंभ को लेकर कैंप लगाया गया है और इस कैंप में यानी बैरागी कैंप में आग लग गई। गर्मी का महीना है, यानी कि मौसम शुरू हो गया है, तापमान में गर्मी होती है, लेकिन इस बीच जो तैयारी चल रही है, तैयारी से पहले ही यानी कि कुंभ के शुरू होने से पहले ही बैरागी अखाड़े में आग लगना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आखिरकार एक बड़ी लापरवाही हुई है। डोईवाला से खबर, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा है। दोबारा बनाई जाने लगी है टूटी हुई सड़कें। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क बन रही है। कुछ दिन पहले बनी सड़क टूटने लगी थी। ग्रामीणों ने न्यूज़ 1 इंडिया की शुक्रिया किया है। आपको बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया के द्वारा लगातार मुहिम चलाया जा रहा था और आखिरकार दोबारा सड़कें बनाई जा रही है, यानी कि टूटी हुई जो सड़कें थी वो फिर से बनाई जा रही है। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में ये सड़कें बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले सड़क बनी थी लेकिन टूटने लगी थी और ऐसे में ग्रामीणों ने जब शिकायत की तो न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से इस खबर को मुहिम के तहत दिखाया गया, लेकिन इस खबर के दिखाने के बाद एक बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अधिकारियों ने खुद ही खड़े होकर सड़कें बनवानी शुरू कर दी है और वहां के ग्रामीण काफी खुश हैं। ग्रामीणों ने न्यूज़ 1 इंडिया को धन्यवाद दिया है कि इस मुहिम के लिए, अगर ये मुहिम हम नहीं चलाते तो हो सकता था कि ये सड़कें टूटी रह जाती। न्यूज़ 1 इंडिया द्वारा कल रामनगर डांडा थानों में एक मुद्दा उठाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क बनाई जा रही थी उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही थी। जो गांव के ग्रामीण लोग द्वारा वहां पर मौके पर बुलाया गया, उनके द्वारा सारी सड़क को उखाड़ दिया गया। बिल्कुल ऐसे उखाड़ रही थी जैसे कोई कपड़ा फाड़ रहे हैं जैसे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ न्यूज़ 1 इंडिया का कि जिन्होंने जो हमारी बात को रखा, जो कि हमारी जो रोड कल ही बनी थी और कल ही जो है शाम तक जो है ये जगह जगह पर टूट गई थी, मिट्टी ऊपर आ गई थी। इस वजह से आप लोगों के माध्यम से जो है ये अधिकारियों तक ये बात पहुँची है, जिससे हमारे जो आम जन की जो मानस की जो रोड है ये आज पुनः इसमें सुचारू रूप से काम शुरू कर दिया गया है। ऋषिकेश में एम्स के बाहर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर एनओसी लेकर बनाए जा रहे हाईटेक शौचालय के निर्माण में रोड़ा बन रहे एम्स के डायरेक्टर के खिलाफ पार्षदों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पार्षदों ने एम्स के बाहर डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान डायरेक्टर का पुतला जलाते हुए अपना आक्रोश भी जाहिर किया है। बता दें कि प्रदर्शन अनोखे ढंग से किया गया। मौके पर हाथ में लोटा और खुले में शौच की प्रक्रिया में बैठे हुए पार्षद और स्थानीय लोग दिखाई दिए। पार्षदों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को एम्स के डायरेक्टर पलीता लगा रहे हैं। नाजायज दबाव बनवाकर निर्माण कार्य को रोका जा रहा है। पार्षद ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर शौचालय के निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग की है। सर, ये एम्स डायरेक्टर की मनमानी के खिलाफ एम्स डायरेक्टर का पुतला फूंका गया है, क्योंकि विगत दिनों यहाँ पर गरीब जनता के लिए शौचालय बनाया गया था, जो कि निगम द्वारा पास हो गया था और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एनओसी भी दी गई थी। अब आखिर ये एम्स प्रशासन द्वारा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है कि गरीब जनता के खिलाफ इन्होंने ये षड्यंत्र रखा और इस तरह का क्रियाकलाप करा है। सर, ये और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।